ये सत्य है कि चुनाव बहुत जरूरी, लेकिन जिन महान पुरुषों के आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का करना चाहिए। जो गैर बराबरी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आर्थिक आधार पर देश में पहले तो गैर बराबरी थी, अब तो खाई बनती जा रही है। इस सामाजिक गैर बराबरी को समाप्त करके भाईचारा बना के समता मूलक समाज हम लोगों को बनाना। आज जब मैं कटहरी में हूं तो बड़ी दिल से इस बात को आपसे कहता हूं कि हम लंबे समय से अपने गुरु और संतों महापुरुषों के रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कभी प्रदेश के इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी किसी और प्रदेश में, कभी और प्रदेश में, कभी जुल्म जाति के खिलाफ और कभी लोगों को जागरूक करने के लिए, कभी कैडर के कार्यक्रम के जरिए, कभी आंदोलन के जरिए। जो भी रास्ते आपकी तरक्की के खुलते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि आज जो अवसर प्राप्त हुए हैं वो लंबे समय पुराने नहीं। आज हम आजादी के 70 साल से थोड़े से ज्यादा समय में हैं, लेकिन देश ऐसा नहीं था। देश में सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी की जड़ें बहुत पुरानी हैं, जिसका असर आज भी है। हमारे महापुरुषों ने समय समय पे इसके खिलाफ आंदोलन चलाए हैं, जिनमें भगवान बुद्ध से लेके और सदगुरु रविदास जी महाराज के आंदोलन बड़े ही बेशकीमती हैं, जिन्होंने बड़े बड़े परिवर्तन किए। फिर उसके बाद आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी का आंदोलन, छत्रपति साहू जी महाराज का आंदोलन और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। आज जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मैं लोकसभा का चुनाव मेंबर हूँ और ये अवसर अगर हमें मिले हैं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिले हैं। देश तो आजाद 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन देश की बहुत बड़ी आबादी को बराबर के अधिकार और सम्मान का जीवन नहीं मिला। ये जीवन दिलाने के लिए हमारे महान पुरुषों ने संघर्ष किए और तत्कालीन जो सरकार थी, अंग्रेजों के नेतृत्व में जो चलती थी, उस सरकार से एक एक हक के लिए, यहाँ तक कि पीने के लिए, पानी के लिए भी संघर्ष करके हमें यहाँ तक लाने का काम किया। जैसा मैंने आपको याद दिलाया कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को हम लोग यहाँ अंग्रेजों के अधीन थे। जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो अंग्रेजों के बनाए कानूनों के आधार पे हम लोगों को चलना पड़ता था, और क्योंकि उस समय गैर बराबरी बड़े पैमाने पे थी तो बहुत सारे अधिकारों से भी हम लोग वंचित थे। फिर देश आजाद हुआ, लेकिन देश की आजादी के साथ बराबर के हक सम्मान हमें नहीं मिले। इसका उदाहरण यह है कि 14 अगस्त 1947 को जिसके पास एक गज जमीन नहीं थी, 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद उसके पास कोई बीघा जमीन नहीं हो गई। जिनके पास नौकरी नहीं थी, आजादी के बाद उनके पास नौकरी नहीं आई। जिनके पास रोजगार नहीं थे, उनके पास रोजगार नहीं आए। जिनके पास उद्योग धंधे नहीं थे, उनको पास उद्योग धंधे नहीं आए। जिन पे मकान नहीं थे, उन पे मकान नहीं आए, और जिनके अकाउंट में पैसे नहीं थे, उनके अकाउंट में पैसे भी नहीं बढ़े। अगर असली आजादी आई तो 26 जनवरी 1950 को जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ, वो संविधान जो मानव को एक समान बनाता है, वो संविधान जो आपको मुझे भी अवसर और अधिकार देता है जो रानी राजा के बेटे को देता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भी बहुत लंबी लड़ाई है। जहां हमारे महापुरुष छोड़ के गए, वहां से बहुत आगे हम नहीं गए हैं। अब तो खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो सरकारें सत्ता में काबिज हैं, वो आपके और आपके बच्चों के अधिकारों को दिन रात। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि
में काबिज हैं, वो आपके और आपके बच्चों के अधिकारों को दिन रात लूटने काम कर रही है। जब एक तरफ आपके अधिकारों को लूटने के लिए बड़ी बड़ी साजिश हो रही है और तमाम तरह षड्यंत्र हो रहे हैं, तो आपको भी जागरूक होना चाहिए। आप सड़कों पे काम करते हैं, आंदोलन करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को चलाते हैं, ये बहुत जरूरी काम है। लेकिन जब तक आप सत्ता में नहीं आओ, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन या किसी भी तरह का परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक शक्ति आपके पास ना हो, और शक्ति भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता में है, और सत्ता उनकी आती है जिनके ज्यादा एमएलए जीतते हैं। ये तो चुनाव है। हमारा प्रयास ये है कि आपकी मजबूत आवाज विधानसभा में जानी चाहिए। जिस तरह पार्लियामेंट में मैं आपके विषय को उठाता हूं और कोशिश करता हूं कि जो षड्यंत्र हो रहे हैं उनको बेनकाब करके आपको जागरूक करूं, कि आपको एहसास हो कि आपके बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते लगभग समाप्त करने की तैयारी तमाम सरकारों ने कर ली है। अगर अभी भी हम सोए रहे और चादर तान के घर में लेटे रहे तो वो दिन भी दूर नहीं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिलाए थे वो भी धीरे धीरे संशोधित होकर खत्म हो जाएंगे। इसका एक उदाहरण ये है कि आज उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ये जानकारी दी कि लगभग 27,000 स्कूल हम लोग बंद कर रहे हैं। 27,000 स्कूल, सरकारी स्कूल, इनमें बच्चे किसके पढ़ते हैं? आप और मैं बेहतर जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा से निका वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये भी जानते हैं कि शिक्षा हमारा हथियार है। 300-400 रुपए की मजदूरी करके हम गरीबी बेबसी की बेड़िया नहीं काट सकते हैं। जब तक हम अच्छी शिक्षा लेके और अच्छा रोजगार करके सरकारी प्राइवेट नौकरी करके पैसे हमारी जेब में नहीं होंगे, तब तक हम अपने परिवार को सुख सुविधा सम्मान नहीं दिला सकते हैं। इसलिए आप महसूस करो कि इन सरकारी स्कूलों में धन्ना सेठों के बच्चे नहीं पढ़ते, पूंजीपतियों के बच्चे नहीं पढ़ते, और तो और सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के बच्चे भी नहीं पढ़ते, नेता अभिनेताओं के बच्चे भी नहीं पढ़ते। इन स्कूलों में अगर कोई पढ़ता है तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत कश कौमों के बच्चे पढ़ते हैं, और जाति व्यवस्था के आधार पे दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के, आदिवासी समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जब आप महसूस करो सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो ये बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, और जब ये पढ़ेंगे नहीं तो इनका भविष्य क्या होगा। इसलिए मुझे डर लगता है कि सरकार हमसे बात तो करती है कि हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, सरकार ये भी कहती है चुनाव के समय गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे, सरकार ये भी कहती है कि बिजली का बिल माफ कर देंगे, लेकिन जो असल रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर दिखा के गए कि भाई एजुकेशन, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, उस शिक्षा को बेहतर करने का कोई प्रयास सरकार के लोग नहीं करते। और तो जैसा मैंने आपको बताया उस रास्ते को खत्म करने के लिए इंतजाम तो कर रहे हैं। एक तरफ बड़े बड़े स्कूल बन गए हैं जिनमें अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, और एक तरफ सरकारी स्कूल है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और सच ये है कि सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग का इतना बुरा हाल है, आपके आसपास होगा कोई सरकारी स्कूल, जाकर देखना, ना साफ सफाई होगी, ना फर्नीचर अच्छा होगा, ना बिल्डिंग अच्छी होगी, और ना ही समय पे टीचर उपलब्ध होंगे। जितनी बच्चों की संख्या उस आधार पे भी टीचर नहीं होंगे। मैं तो अपनी आंखों से देखता हूँ। अभी एक सरकारी स्कूल में गया था, मेरे लोकसभा क्षेत्र में है। मैंने टीचर से पूछा कि इस बिल्डिंग का हाल देखो, ये कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा सांसद साहब हमने सबको लिख के दे दिया, हम ही क्या कर सकते हैं। अगर इसको गिरना होगा और जिस तरह की इसकी हालात गिरेगी ही, तो जिस दिन गिरेगी उस दिन गरीब के बच्चों को नुकसान होगा, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और सरकार अमीरों की है। तो इसलिए मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि आप भी कुछ सोचो, आप ही सरकार को जगाओ कि ये गरीबों के बच्चों की जीवन से खिलवाड़ ना करे। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में
दी है और बिजली के दाम जहां 5-7 साल पहले 200-250 रुपए का बिल आता था, आज वहां 700-800 रुपए का बिल आता है। वहीं पर पानी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार के पास इस महंगाई को रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा कि सामाजिक गैर बराबरी है, तो उसका बड़ा उदाहरण ये है कि यही भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिनका नाम योगेश वर्मा है, उनको एक वकील ने इतना शानदार तरीके से थप्पड़ मारा कि उनको एहसास कराया कि आज भी दलित पिछड़े वर्ग को उसका सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते हैं। ये उनको विधायक बनने पर भी, सांसद बनने पर भी अपमानित करने का काम करते हैं और कहते हैं कानून व्यवस्था अच्छी है। इतनी अच्छी है सम्मानित साथियों कि विधायक जी को अपने ऊपर हुए इस अपमान के लिए FIR कराने में 12-15 दिन लग गए। अगर इससे ज्यादा अमीर का कुत्ता या बैल